Hello students, in last lecture we have discussed about two different type of colligative properties, that is relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. In this lecture we will discuss about another two type of colligative properties, that is depression in freezing point and osmotic pressure. As you know that freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid state becomes equal to its vapor pressure in the solid phase. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, उस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए जो कि उसके सॉलिड फेस का होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे ये प्रोसेस हो जाएगी उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम की हेल्प से हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बीकर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के हैं, सॉल्वेंट के हैं, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमारे पास किसके हैं, सॉल्यूट के। सो इसमें होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ टेंस होते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाती है। तो क्लोज आने के लिए नेसेसरी है कि उनके बीच में कोई भी ऐसे बैरियर्स क्रिएट ना हो जाए। बट होता क्या है कि जब हमारे पास किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे ये क्लोज आने वाले होते हैं किसी पार्टिकल के पास, तो इनके साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो ये जो हमारे पास कंबाइन होना है किसी एक पार्टिकल के अराउंड उसके एनवायरनमेंट में, तो वो प्रोसेस पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमको और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है जिसकी वजह से कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इससे ओवरकम किया जा सके। तो स्टूडेंट बेसिकली जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट के केस में डिस्कस करते हैं कि जो वेपर फेस में जाते वक्त जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक इसी तरीके से जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड फेस में आना चाहते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, तो सॉल्यूट पार्टिकल स्टिल उसी तरीके से फिर बिहेव करते हैं, वो उसके पाथ में क्या करते हैं, बैरियर का वर्क करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो स्टूडेंट अगर मैथमेटिकल वे में आप इसको समझना चाहें तो फिर से हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो चेंज है जो हमारे पास प्योर फेस में था और जो हमारे पास सॉल्यूशन फेस में जो हमने ऑब्जर्व किए हैं इनके फ्रीजिंग पॉइंट, उनका डिफरेंस तो डायरेक्टली रिलेट करता है कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की फिर से जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हमने ले रखा है और देन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, केएफ को लेके आएंगे। केएफ यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं किस पे, ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पे, ग्राम वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट पे और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पे। तो इस तरीके से आपको पता है जो मॉलिक्यूलर जो मोलैलिटी है उसका हमारे पास फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। देन उसके बाद इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देन यहाँ से अगेन हम क्या कर सकते हैं, जो मोलर मास है हमारे पास सॉल्यूट का उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ये हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसका बेसिकली काफी ज्यादा यूज होता है एक अननोन सॉल्यूट का मोलर मास को फाइंड आउट करने में। तो हम एक्सपेरिमेंटल वे में हम ये जो डिप्रेशन है इसको कैलकुलेट करते हैं और इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर फर्दर मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं जो अननोन सॉल्यूट है। तो इस तरीके से भी वर्किंग हम कर सकते हैं। देन फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास, जो ब्लैक लाइन है वो रिलेशन शो कर रही है हमारे पास जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग वेपर प्रेशर के साथ है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर चाहिए होता है जो सॉलिड स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है, वहां पे पहुंचने पे हमको कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, टी नॉट एफ की। बट जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है ये डिप्रेस हो जाता है और ये कहां पे पहुंच जाता है, टीएफ तक। तो जो इनका डिफरेंस है डेल्टा टीएफ वही हमारे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड है। वहां पे एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में और यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। दोनों ही फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आप सेम तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट को। Students, our next topic is osmosis and osmotic pressure. Basically, osmotic pressure is one of the colligative property. But before we talk about osmotic pressure, it is necessary to understand what osmosis is.
तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, when a pure solvent and solution are kept with the semi-permeable membrane between them, then the solvent particles pass through the membrane from the solvent side to the solution side. This phenomena is known as osmosis. तो स्टूडेंट, अगर हम एक इस तरीके का सेटअप डिजाइन करें जहाँ पे एक लूज वेसल के बीच में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सेट कर दें और इसके एक तरफ हम सॉल्वेंट को रखते हैं और दूसरी तरफ हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करके फिल कर दें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली एक मेम्ब्रेन है जो एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और एक जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास होने नहीं देती है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट कर सकते हैं, बट जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो कि साइज में ज्यादा बड़े हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, जैसे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो एक हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाने के लिए टेंस करते हैं या हम कहें कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से सॉल्यूशन के केसेस में भी होता है। सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर ऑस्मोसिस पोटेंशियल होता है। जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस रीजन की तरफ मूव करते हैं जहां पे हमारे पास सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस पोटेंशियल कम होता है। तो हम सिंपल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, बट similarly osmosis potential is appropriate word to describe this type of phenomena। तो हम अगर इस साइड पे जो सॉल्वेंट साइड है यहाँ पे प्योर वाटर को कंसीडर कर लें और इधर हम एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लें, किसी भी शुगर का आप सपोज कर सकते हैं, तो जो प्योर हमारे पास वाटर है इसका ऑस्मोसिस पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा होता है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम सॉल्यूशन का देखें तो उसका ऑस्मोसिस पोटेंशियल कम है। तो जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने इस तरीके से सेपरेट किया होगा तो हमारे पास क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये इधर एक मूव करने लग जाएंगे। तो इधर ये मूव करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, और इस इधर के जो हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इधर मूव करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ऑस्मोसिस का है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट साइड है वहां से मूवमेंट है, माइग्रेशन है पार्टिकल्स का किस तरफ, सॉल्यूशन वाली साइड में थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स, इसको भी आप एक डायग्राम की हेल्प से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे एक सेटअप डिजाइन किया जहाँ पे दो पिस्टन है हमारी तरफ और हमने एक तरफ सॉल्यूशन फिल किया है और एक तरफ हमने क्या कर रखा है, सॉल्वेंट फिल कर रखा है, और जो सेंटर पार्ट है वहां पे फिर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेटअप है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑस्मोसिस पोटेंशियल है वो ज्यादा है, इसका ऑस्मोसिस पोटेंशियल कम है। तो जब ये मूव करेंगे इधर की तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमें इस मूवमेंट को रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम एक्सेस प्रेशर अराइज करें। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं PATM, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों साइड पे अवेलेबल है, और यहाँ पे हमने एक एक्सेस पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट कर रहे हैं वो अप्लाई किया। तो ये प्रेशर एक्सेस जब हम अप्लाई करेंगे तो जो माइग्रेशन इधर से होना है पार्टिकल्स का, जो इस साइड से पार्टिकल मूव करेंगे वो रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इधर एक्सेस प्रेशर लगा के इसका जो ऑस्मोसिस पोटेंशियल उसको बढ़ा दिया है। तो वो इसके जब इक्विवेलेंट आ जाएगा तो वो प्रोसेस रुक जाएगी। और अगर हम इससे ज्यादा जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा हम अप्लाई कर दें तो उससे क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। जो हमारे घरों में RO वगैरह वाटर प्यूरिफायर होता है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। जब हम इधर प्रेशर ज्यादा लगा देंगे तो फिर इधर सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करने लग जाएंगे, दैट मीन्स सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट में कन्वर्ट होता जाएगा, जैसा हमारे यहाँ पे RO में जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें वाटर को क्लीन करने में वर्क होता है। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल वे में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मोलैरिटी होती है सॉल्यूशन की उस पर डिपेंड करता है। तो सिंपली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट मींस पाई इज इक्वल टू CRT। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं मोलैरिटी को फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट में और जो हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसमें। तो हमने इसको फर्दर एक्सप्रेस किया है, N2 यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल है सॉल्यूट के और V हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो स्टूडेंट्स, फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मोल्स को भी आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास जो सॉल्यूट का है। तो इस तरीके से हम आगे फर्दर इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास में। तो हम यहाँ पे इस तरीके की एक्सप्रेशन हमको क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी। हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बेसिस में लिखा है।
जो हमारे पास सोल्यूट का है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम वैल्यू ऑफ सोल्यूट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया है, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, इन सारी प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस में जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा बेटर होता है एक्सप्लेन करने में किसी अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम एक थोड़ी सी क्वांटिटी भी, काफी स्मॉल क्वांटिटी भी अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करें सोल्यूट की, तो उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो काफी एक्यूरेसी है इस मेथड की, तो काफी ज्यादा इसका डिस्कशन होता है जब भी हम कभी मोलर मास फाइंड आउट करने की बात करते हैं किसी सोल्यूट का, तो ये प्रोसेस काफी यूज होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो बाकी टॉपिक है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।